Okay, so in this video we will see what are the copy constructor, and there are two types of copy constructor. First is shallow, second is deep. So let's see what are the copy constructor. As the name suggests, there is a constructor and you are going to copy it, right? So copy constructor is a type of constructor which is used to create a copy of an already existing object of a class type. ओके तो अभी हम कह रहे थे कि हम कॉपी करेंगे कंस्ट्रक्टर को, अभी हम कह रहे हैं कि कॉपी करेंगे ऑब्जेक्ट को। सी जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब एक्चुअल में हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, राइट। सो एज वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, विच इज ऑब्वियस, जो कि अब तक आपने कंस्ट्रक्टर के पिछले वीडियोस देखे होंगे। तो एक्चुअल में हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। अगर हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर क्रिएट भी नहीं करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। ओके सो इट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट विच इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग कॉपी। मीन्स हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टर को, या फिर आप कह सकते हैं हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करते वर्ड, हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे और जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं, बट क्योंकि क्रिएट करना एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, तो इसलिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। ओके सो फर्स्ट वन इज शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर। शैलो मीन्स ये क्या होता है कि इट कॉपीज रेफरेंसेस टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स। मतलब शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है, कंपाइलर जो है बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है कि आपने एक फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के साथ ही आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको आप यूज कर रहे हैं पिछले ऑब्जेक्ट को। ये हम प्रैक्टिकली अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी जस्ट ये समझिए कि ये जो है, अगर आप नहीं भी करते कुछ तो भी आपका जो कंपाइलर वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। किस तरह से करेगा हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, सॉरी स्लाइड में देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि हमने अभी जो कहा कि इट कॉपीज रेफरेंसेस, इसका क्या मतलब हुआ। रेफरेंसेस क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉइंटर होते हैं दैट आर ऑटोमेटिकली डी रेफरेंस्ड। मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई डेटा है, ऑब्जेक्ट वन डेटा को एक्सेस कर रहा है, हमने फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और हमने उसमें इसका रेफरेंस दे दिया। तो ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट टू, अब इसे आप कह सकते हैं कॉपी कर लिया कंस्ट्रक्टर को, या फिर आप कह सकते हैं कॉपी कर लिया ऑब्जेक्ट को। तो इसमें क्या होगा कि ये जो डेटा है ये दोनों ही रेफर करेंगे यहाँ पर एक ही मेमोरी लोकेशन, या फिर आप कह सकते हैं एक ही डेटा को दो चीजें रेफर कर रही है, ऑब्जेक्ट वन भी ऑब्जेक्ट टू भी, राइट। इसको इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की कोई एक एक्सेल शीट है जो कि आप कह सकते हैं क्लाउड पर या कहीं पर भी है, और दो स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली कि ए भी उसमें चेंजेस कर रहा है, बी भी उसमें चेंजेस कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में दोनों एक ही पर्टिकुलर सेल की बात कर सकते हैं, एक ही एक्सेल को जो है एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके सो अब रेफरेंसेस का मतलब अब प्रैक्टिकली यहाँ समझते हैं कि हम किस तरह से रेफरेंस देते हैं। इंट में इंट y इज इक्वल टू 10 मीन्स y की वैल्यू 10 है। इंट m% r इज इक्वल टू y मीन्स r जो है r इज ए रेफरेंस। रेफरेंस क्यों है, क्योंकि हमें इसके आगे m% लगा दिए टू इंट y। तो ये किस चीज को रेफर कर रहा है, y को। अब यहाँ पर अगर हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इसको पॉइंटर से अगर हम समझे कि कोई पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, और जब हम इसके आगे लिखते हैं एस्टेरिक ptr, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। अगर मैं यहाँ ptr के आगे एस्टेरिक लगा तो इसका मतलब कि वैल्यू एट एड्रेस दिस, ठीक है, जो भी यहाँ पर सेव है। तो वैल्यू एट एड्रेस दिस यहाँ पर इसको पॉइंट करेगा, वैल्यू एट एड्रेस दिस जो कि क्या है 5, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एस्टेरिक ptr का मतलब क्या हुआ, मैं वैल्यू 5 की बात कर रही हूँ। अब आते हैं m%a पर। m%a का मतलब क्या हुआ कि एड्रेस ऑफ a, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पर एड्रेस ऑफ a वो क्या है 105, अगर मैं सिर्फ इसको इसके इक्वल भी लिख सकती हूँ कि ptr इज इक्वल टू
एम% ए, इसका मतलब क्या है कि ptr एक वेरिएबल है इक्वल टू एम% ए। अब इसको यहाँ समझते हैं कि एम% ए तो ये है और ptr क्या है, y। इसका मतलब y एक मेमोरी लोकेशन है और ये एक रेफरेंस है। r इज ए रेफरेंस टू इंट y। ओके, सो हम r को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर उसको r को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि एम% और पॉइंटर वाले में डिफरेंस आपको पता चल गया कि एम% लिखने का मतलब क्या है कि ये एक रेफरेंस है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ओके, अब आते हैं कांस्टेंट रेफरेंस। कांस्ट इसमें एक कीवर्ड है। रेफरेंस इज यूज्ड इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट टू प्रिवेंट द फंक्शन फ्रॉम चेंजिंग द आर्ग्यूमेंट। इट इज सिमिलर टू द कॉल बाय वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर हम किसी मेमोरी की बात कर रहे हैं 1005, तो ऑब्वियसली आप मेमोरी की एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरे वेरिएबल को एक मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसको चेंज कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट कर दो या इसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि वो जो मेमोरी लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपने उसको दिया है। तो ऑब्वियसली मेमोरी लोकेशन चेंज करने का मतलब क्या है कि सब कुछ वेरिएबल कहीं है, मेमोरी लोकेशन कुछ और हो गई है, ठीक है। तो ये मैस हो जाएगा। हम यहाँ पर अगर प्रोग्राम की उससे देखें तो void g const int, अगर आप कांस्टेंट नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, बट फॉर सेफ साइड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लगा लीजिए, ठीक है, कि ये कांस्टेंट रेफरेंस है। int %x मीन्स एड्रेस ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x++ लिखा है, इसको अभी हम बाद में देखते हैं, मेन में देखते हैं। i इज 10, g में हमने उस वैल्यू को पास कर दिया, कॉल बाय वैल्यू मीन्स ये जो फंक्शन है वो बाय वैल्यू पास हो रहा है। यहाँ पर m% नहीं लगा है, हम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं विच इज i विच इज 10। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का वीडियो एक बार देख लेना अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि हमने अगर i लिखा है तो i से रिप्लेस होकर 10 आ जाएगा। अगर मैंने m% i लिखा होता तो इसका मतलब एड्रेस आता कुछ और, वैल्यू नहीं आती, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू 10 है, जो कि यहाँ पर कॉल जब जाएगी यहाँ हो गया 10। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अब एक वैल्यू है m%10 की एड्रेस ऑफ 10, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस ऑफ 10 आप ये कह सकते हैं 1005 आएगा, राइट। मीन्स आप एक मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जब ये कॉल गई तो ये डेफिनेशन क्या कहते हैं, x++। अब ये क्या है, ये आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस वैल्यू को, बट यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये कॉल बाय वैल्यू हुआ है। कॉल बाय वैल्यू जब होता है क्या होता है कि आप उस वैल्यू को फिर से कैसे चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आपको वेरिएबल पता हो, ए पता हो, ठीक है। अगर आपको ए पता हो तो a+1 आप कर सकते हैं, क्योंकि वो रिप्लेस हो जाता है ऑटोमेटिकली 5 से कि 5 + 1 = 6। बट यहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू है विच इज 10, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या देगा, एरर देगा। ओके, यहाँ पर रेफरेंस का जो टॉपिक था वो यहीं खत्म होता है। ये इसलिए समझाया है क्योंकि अभी अब ये चीज हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पर। मैंने कहा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, कॉल कर देता है। किस तरह से करता है, फॉर एग्जाम्पल की क्लास एग्जाम्पल है, इंट डेटा है, एक वेरिएबल है, पब्लिक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्योंकि नेम सेम है इसका मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर है इसका मतलब अगर इसे हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, कोई भी डेटा या स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया एग्जाम्पल इंट x, मीन्स ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें एक पैरामीटर है और इस पैरामीटर में एक x लिया है, और डेटा जो कि यहाँ से हम ले रहे हैं वेरिएबल, डेटा इज इक्वल टू x, मतलब जब भी ये कॉल होगा ये इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली ले लेगा और x के इक्वल मीन्स जो डेटा है वो वैल्यू नहीं असाइन हो जाएगी। ओके, वॉइड डिस्प्ले, ये सिंपली जो भी डेटा की वैल्यू अपडेट होके आई होगी, ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ओके, मेन पर आते हैं। मेन में हमने लिखा है इंट मेन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है क्लास का नेम है, मीन्स अब हम इस एग्जाम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें obj1। इसमें हमने पैरामीटर पास किया है 50,
विच इज अ वैल्यू, इसका मतलब कहाँ पर मैपिंग होगी, पैरामीटराइज वाले पे जहाँ पर वैल्यू है। तो यहाँ पर रिप्लेस होके क्या आएगा, 50 वैल्यू यहाँ थी, इसका मतलब 50 वैल्यू यहाँ आ गई है। अब हम डेटा में इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं, मीन्स डेटा इज इक्वल टू 50। सो ये किसने किया, ऑब्जेक्ट 1 के पास एक डेटा वेरिएबल है जो कि वैल्यू हो गई है 50। ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये जो चेंजेस किए हैं ये किसने किए हैं, ऑब्जेक्ट 1 में। और अगर आपको याद हो, अभी हमने पिछली वीडियो में क्या किया था कि ऑब्जेक्ट का स्कोप कब तक रहता है, वो वैल्यू कब तक रहती है। ठीक है, वो आप ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट 1 इज पॉइंटिंग टू, या फिर आप कह सकते हैं रेफरिंग टू डेटा, एंड डेटा इज हैविंग वैल्यू 50। ठीक है, अब इसके बाद हमने एग्जाम्पल obj2 एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की। ठीक है, कि किसी से मैच करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही कंस्ट्रक्टर है, या तो डिफॉल्ट होगा या फिर इंट एक्स है, बट यहाँ पर ये किसी से मैच नहीं कर रहा। ये क्या है, ऑटोमेटिकली कंपाइलर एक, आप कह सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा, और वो क्या करेगा, इसको कॉपी कर देगा। मीन्स जो ओबीजे एक ऑब्जेक्ट obj2 है, न्यू ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या कॉपी कर देगा, जो भी obj1 के पास है। अब obj1 के पास क्या है, 50 वैल्यू डाटा वेरिएबल की। इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर पार्ट क्या कर रहा है, obj2 क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 लिख लेना, वो भी वैल्यू उसके पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिर्फ एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल में दोनों के पास एक ही कॉपी है, अलग अलग कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर obj1 डॉट डिस्प्ले क्या कर रहा है, डेटा की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब obj1 के लिए वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 50, और obj2 अगेन इसको कॉल कर रहे हैं, तो इसके पास भी वैल्यू है 50। अब आप ये कहेंगे कि ये कब हुआ कि हमने obj2 में डेटा में वैल्यू पुट की, ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने ये काम बैकएंड पे कर दिया है। ठीक है, जब आप इस तरह से लिखते हैं तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर 2 अदर वेज। फर्स्ट इज एग्जाम्पल obj2, मीन्स यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेना, obj2 क्रिएट हुआ और फिर obj2 इज इक्वल टू obj1, ये वाला पार्ट और ये इस तरह से लिखना, दोनों सेम चीजें। एक और तरीका हो सकता है एग्जाम्पल obj2 इज इक्वल टू obj1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी टाइप आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ने किया है। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने एंड पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जिसको बोलते हैं डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। सी यहाँ पर कोड ऑलमोस्ट सेम है अभी तक। यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल obj1 50 एंड एग्जाम्पल obj2 1, मीन्स obj2 जो है इसको ऑटोमेटिकली कॉपी करेगा, बट हम कहना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं कॉपी, हम क्रिएट करना चाहते हैं कॉपी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एंड पर क्रिएट करते हैं, और जो हम क्रिएट करेंगे उससे क्या होगा कि दोनों ही ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को अलग अलग कॉपी प्रोवाइड होगी। क्योंकि जो कंपाइलर क्या कर रहा था, एक ही मेमोरी लोकेशन पर दोनों ऑब्जेक्ट को डाल रहा था कि obj1 के पास भी और obj2 के पास भी। हम चाहते हैं कि दोनों की अलग अलग कॉपी हो, तो उसके लिए हम कोड लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कहाँ क्रिएट होता है, चाहे वो डिफॉल्ट हो, पैरामीटराइज्ड हो या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो यहाँ क्लास के अंदर लिखा जाएगा। ओके, तो नेम सेम होना चाहिए, एग्जाम्पल। इसके अंदर हम लिखते हैं कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्यों लिखा, अभी हमने रेफरेंस वाले में देखा था। एग्जाम्पल क्या है, नेम है। ठीक है, देन एम्परसेंड क्यों लगाया है, ये भी आपको पता है। डमी एक क्या है आपका, आप कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था यहाँ पर ये कॉपी होकर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये एक नया, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या करने वाला है, मेमोरी लोकेशन सेव करने वाला है, और obj1 इज इक्वल टू डमी। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में देखते हैं
डेटा इज इक्वल टू डमी डॉट डेटा। अभी डमी किससे रिप्लेस हो जाएगा, obj1 से। obj1 डॉट डेटा मीन्स जो डेटा इसके पास आ रहा है वो क्या सेव हो रहा है कि जो ऑलरेडी डेटा में है, जो ऑलरेडी डेटा में obj1 के पास क्या है 50, तो वो obj1 का डेटा जो है इसमें सेव हो जाएगा। ये क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर रन सक्सेसफुली। ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये कॉपी ऑब्वियसली अगर हम ये चीज नहीं लिखेंगे और अगर ये पार्ट हमारा नहीं वर्क करा तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इस चीज को कर लेगा, हम मेमोरी में जाकर चेक नहीं कर सकते कि एक्चुअल में दोनों obj1 और obj2 को अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिली है या नहीं। इसलिए हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं सो दैट कि हमें पता चल जाए कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। ठीक है, ओके। सो फाइनली जब हम obj1 और obj2 को डिस्प्ले करेंगे तो दोनों में वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएगी। मीन्स जो हमने शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर और ये जो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर दोनों का कोड लिखा है, आउटपुट सेम आना है, बट यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोड लिखा है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ कि obj1 और obj2 को दोनों के अलग अलग वेरिएबल है और दोनों के पास अलग अलग वैल्यू है, और ये ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब यहाँ इससे बाहर आए, क्योंकि यहाँ दोनों का स्कोप खत्म हो जाता है। ओके, ये आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं।